वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Intervention for lately disabled student, role of special teachers and educators। देरी से हुए दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए हस्तक्षेप, विशेष शिक्षक की भूमिका। प्रस्तावना। विकलांगता जब किसी व्यक्ति को होती है तो उसका हस्तक्षेप होना अर्थात शीघ्र पहचान कर उसका उचित समाधान नितांत आवश्यक है। कई शोध यह दावा करते हैं कि विकलांगता के प्रति हस्तक्षेप जितना जन्मस्था के समय आवश्यक होता है उससे कहीं अधिक आवश्यक देरी से आई विकलांगता के संदर्भ में होता है, क्योंकि अचानक आई विकलांगता की वजह से व्यक्ति के समक्ष ढेर सारी समस्याएं सामने आती हैं जिनका सामना करना उस व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। यदि कल किसी बालक को दृष्टि बाधा अचानक किसी घटना या अन्य किसी भी चिकित्सीय वजहों से आती है तो ऐसे बालकों को शीघ्र पहचान करना अति आवश्यक है, ताकि उस बालक का उचित चिकित्सीय मूल्यांकन कर आवश्यकता अनुसार उसका उचित उपचार कराया जा सके तथा उसकी विकलांगता को और आगे बढ़ने से रोका जा सके। की मनोवैज्ञानिक दशाएं बदली हुई परिस्थितियों में बिल्कुल अलग होती हैं, जिसकी पहचान कर उसका उचित नियोजन करना एक विशेष शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण चुनौती होती है, क्योंकि उस बालक की मनोदशाएं उस समय किसी से भी अंतःक्रिया करने में की स्थिति में नहीं होती हैं। अतः विशेष शिक्षक को बड़ी सावधानी से उस बालक के साथ उस विशेष बालक के लिए नियोजन करना होता है, ताकि समाज में उसे पुनः प्रतिस्थापित किया जा सके। सामान्यतः हस्तक्षेप में अक्षमता वाले बालकों को उचित उद्दीपन प्रदान कर उसकी योग्यताओं और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपचारात्मक और शैक्षिक क्रियाएं करने की योजनाएं तैयार करनी होती हैं। अचानक आई दृष्टि बाधा किस उम्र में आई है यह भी एक विचारणीय बिंदु है, क्योंकि उम्र का उसके किए जाने वाले प्रारंभिक हस्तक्षेप से सीधा संबंध है। अर्थात उम्र के साथ साथ हस्तक्षेप के ढंग और क्रियाकलाप भी बदल सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी शारीरिक, जैविक तथा पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक स्थिति में भी परिवर्तन होता है। ऐसे बालकों का हस्तक्षेप करते समय उस बालक में विकलांगता किस वजह से आई है तथा विकलांगता की वर्तमान चिकित्सीय स्थिति कैसी है, अर्थात उसका उपचार किस सीमा तक संभव है अथवा नहीं है तथा विकलांगता की मात्रा कितनी है, जिसके आधार पर उसका सफलतापूर्वक समायोजन किया जा सके। देरी से दिव्यांग हुए विद्यार्थियों के लिए हस्तक्षेप प्रक्रिया। नंबर 1, हस्तक्षेप की योजना तैयार करना। नंबर 2, उद्देश्यों का निर्धारण करना। नंबर 3, बालकों का समायोजन करना। नंबर 1, हस्तक्षेप की योजना तैयार करना। यदि किसी बालक में बाधिता कुछ उम्र बीत जाने के बाद आती है तो उस बालक के समझ समायोजन में काफ़ी बाधाएं सामने आती हैं, क्योंकि उस बालक ने अपनी आंखों से दुनिया का परिदृश्य देखा होता है। ऐसे बालकों के लिए कार्य योजना तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। नंबर 1, बाधिता की उम्र के हिसाब से वह कौन सा काम कर सकता है। सेकंड है, किस किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता उस बालक को है। नंबर 3, विकलांगता से आई नई परिस्थिति में उसके अभिभावक उसे कितनी व किस प्रकार की सहायता दे सकते हैं। नंबर 4, क्या उस बालक में एक से अधिक प्रकार की विकलांगता तो नहीं आई है। नंबर 5, स्वरुचि को बचाकर वह नई परिस्थिति में अपने आप को कैसे समायोजित कर सकता है। नंबर 6, क्या उसे और भी किसी अन्य प्रकार की विशेषज्ञों की कितनी और कब जरूरत है। नंबर 7, क्या उसे वित्तीय और अन्य समस्याएं हैं। नंबर 8, उसका आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए वह कौन सा कार्य कर सकता है। नंबर 9, किस किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता उस बालक को है। नंबर 10, घर में किस किस प्रकार के पर्यावरणीय बदलाव
लाने आवश्यक है। नंबर 11, आत्मबल कैसे बनना रह सकता है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। नंबर 12, क्या बालक की सामाजिक, धार्मिक व अन्य परिस्थिति के हिसाब से उसे अन्य किसी प्रकार के समायोजन की जरूरत है। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर देर से हुए बाधित बालकों के लिए एक अच्छी कार्य योजना तैयार की जा सकती है, जिससे उस बालक का समायोजन उस समाज में आसानी से हो सके तथा उससे निराशा रूपी नए पर्यावरणीय परिवेश में जाने से रोका जा सके। फिर है उद्देश्यों का निर्धारण करना। नंबर 1, बाधिता के साथ नई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना। नंबर 2, आघात ट्रॉमा से बचाने का प्रयास करना। नंबर 3, शैक्षिक योजना तैयार करना। नंबर 4, परिवार को जागरूक करना। नंबर 5, व्यक्तिगत संस्थात्रण योजना तैयार करना। उक्त उद्देश्यों के आधार पर हुए बालकों के लिए एक निश्चित क्रमबद्ध तथा सुनियोजित योजना वेषण करना। अक्सर देर से बाधित होने वाले बालकों को समाज में पुनः स्थापित करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि उसकी बाधिता की कमी की वजह से हुई। अतः हस्तक्षेप योजना के द्वारा मूल्यांकन, नैदानिक उपचार तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम के द्वारा बालक का उसी समाज में पुनः स्थापन व समावेशन का कार्य किया जाता है, ताकि वह बालक अपने को समाज से अलग न समझे। अगला है मनोवैज्ञानिक तथा सुरक्षा संबंधी मूलभूत क्षतियाँ। नंबर 1 है शारीरिक समरूपता की क्षति। नंबर 2, अन्य इंद्रियों में विश्वास की कमी। नंबर 3, वातावरण के साथ संपर्क स्थापित कर पाने की क्षति। फिर अगला है मूलभूत दक्षताओं की क्षति या कमी। नंबर 1, गतिशीलता की कमी। नंबर 2, दैनिक रहन सहन में कठिनाई। अगला संप्रेषण संबंधी क्षतियाँ। नंबर 1, लिखित संप्रेषण की क्षमता की कमी। नंबर 2, मौखिक संप्रेषण की क्षमता की कमी। नंबर 3, सूचना संबंधी प्रगति की क्षति। अगला है रसानुभूति संबंधी क्षतियाँ। नंबर 1, आनंददायक वस्तुओं के प्रत्यय की क्षति। नंबर 2, सौंदर्य या अवलोकन संबंधी क्षति। नंबर 3, मनोरंजन के साधनों की क्षति। अगला है वित्तीय क्षति और व्यवसाय संबंधी क्षतियाँ। नंबर 1, व्यवसाय के अवसरों की क्षति, आर्थिक असुरक्षा व आय के स्रोत कम हो जाना। अगला है समग्र व्यक्तित्व के लिए संभावित क्षति। नंबर 1, व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्षति। नंबर 2, सामाजिक स्वीकृति की क्षति। नंबर 3, गोपनीयता की क्षति। नंबर 4, आत्मसम्मान की क्षति। नंबर 5, संपूर्ति की क्षति। इस 20 प्रकार की क्षतियों का वर्णन निम्न प्रकार से को बताया गया है। नंबर 1, शारीरिक समरूपता की क्षति। इस क्षति की वजह से व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने आप को दूसरों के से अलग महसूस करने लगता है, जो कि उसे अंदर ही अंदर कमजोर करने लगता है। अगला है अन्य ज्ञानेंद्रियों में विश्वास की कमी। समानता व्यक्ति 10% अपने दृश्य इंद्रियों पर निर्भर रहता है। यदि उसमें इसी इंद्रिय की कमी हो जाती है तो वह अन्य इंद्रियों पर ज्यादा निर्भर होने की स्थिति में नहीं होता है। अगला है वातावरण के साथ संपर्क स्थापित कर पाने में क्षति। बाधिता की वजह से वह अचानक से अपने वातावरण से कट सा जाता है तथा अपने पुराने उसी वातावरण में अंतःक्रिया स्थापित करने में उसे परेशानी होती, जिस वजह से उसे सामंजस्य स्थापित करने में भी परेशानी होती है। अगला मूलभूत दक्षताओं की क्षति या कमी। ऐसी कमियां जो किसी व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन के कार्य कौशल करने में कठिनाई महसूस कराती हैं, मूलभूत क्षतियों की श्रेणी में उसे रखा जा सकता है। ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं। गतिशीलता की कमी। बाधिता की वजह से दृष्टि खोने वाले व्यक्ति में चलने फिरने की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि अब वह बिना किसी के सहारे नहीं चल पाता है तथा उसके चलने फिरने का दायरा
भी कम हो जाता है, जो उसे सबसे अधिक मायूस करता है। अगला है दैनिक रहन सहन में कठिनाई। कमी या क्षति दैनिक जीवन के कार्यों को बुरी तरह से प्रभावित करती है, क्योंकि अब उसे हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। हर वस्तु अब उसे दूसरों से मांगनी होती है। हर काम अब दूसरों की फुर्सत के हिसाब से करना होता है। अगला संप्रेषण संबंधी क्षतियां। बाधिता व्यक्ति के संप्रेषण कौशल को बढ़ती है, और यदि इसकी कमी हो जाए तो संप्रेषण करने में कठिनाई होने लगती है। ये कमियां निम्नलिखित है। नंबर 1, संप्रेषण की क्षमता की कमी। बाधिता के कारण वह व्यक्ति संप्रेषण के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, जो कि वह आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। अगला है मौखिक संप्रेषण की में ढेर सारी बाधाएं पैदा हो जाती है। अगला है रसानुभूति संबंधी क्षति। ये क्षतियां निम्नलिखित है। नंबर 1, आनंददायक वस्तुओं के प्रत्यय की क्षति। प्रत्यय स्थापित करने के लिए सभी इंद्रियों का सही कार्य करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा प्रत्यय सही व सटीक नहीं बन पाते हैं। पर यदि कोई भी अंग अक्षम हो जाए तो प्रत्यय बनाने में या तो दूसरे के सहारे की जरूरत होती है, या फिर सही ढंग से नहीं बन पाता है। अगला सौंदर्य तथा अवलोकन संबंधी क्षति। प्राकृतिक दृश्य तथा कलाकृति व ऐसे अनेक सौंदर्यात्मक वस्तुएं व दृश्य दृष्टि की कमी से व्यक्ति नहीं देख पाता है, जो कि वह दृष्टि के होने पर आसानी से देख पाता है। तो तीसरे, उस व्यक्ति में कुंठा की जिससे उस व्यक्ति में कुंठा की भावना घर कर जाती है। अगला मनोरंजन के साधनों की क्षति। जब किसी व्यक्ति में अचानक से बाधिता आ जाती है तो उस व्यक्ति का दायरा सीमित हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मनोरंजन के साधन भी सीमित हो जाते हैं। अगला है वित्तीय क्षति और व्यवसाय संबंधी क्षतियां। अचानक आई बाधिता के कारण पीड़ित व्यक्तियों में व्यवसाय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से उसे वित्तीय संकट से भी दो चार होना पड़ता है। ये समस्याएं निम्नलिखित है। अगला व्यवसाय के अवसरों की क्षति। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जगह कार्य कर रहा है तो और किसी दुर्घटना की वजह से उस व्यक्ति की रोशनी चली जाती है, तो उससे उस सेवा से या नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है तथा उसे अन्य भी कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है, जिस कारण उसके समक्ष व्यवसाय के अवसरों संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला आर्थिक असुरक्षा व आय के स्रोत कम हो जाना। देर से हुई बाधिता के कारण पैसा छूट जाता है, जिसकी वजह से प्रभावित व्यक्ति को दिन प्रतिदिन बाधिता व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। यथा अगला है व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्षति। बाधित व्यक्ति की स्वतंत्रता रहने की क्षमता को प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अगला सामाजिक स्वीकृति की क्षति। अचानक आई बाधिता के कारण प्रभावित व्यक्ति को बार बार यह एहसास होने लगता है कि कहीं वह समाज से अलग तो नहीं पड़ रहा है, क्या उसे अब समाज अस्वीकार तो नहीं कर रहा है आदि। अगली गोपनीयता की क्षति। बाधित व्यक्ति की वजह से बाधिता की वजह से प्रभावित व्यक्ति छुप छुपाकर या अकेले में कोई कार्य नहीं कर पाता है, अतः उसमें गोपनीयता की कमी हो जाती है। अगला है आत्मसम्मान की क्षति। बाधिता व्यक्ति के आत्मसम्मान को पूरी तरह से प्रभावित करती है। यह बाधा उसके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाने का कार्य करती है। अगला है संपूर्ति की क्षति। जीवन के अनेक पहलुओं से संदर्भित अनेक वस्तुओं की संपूर्ति करने में प्रभावित व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी वयस्क व्यक्ति की अचानक हुई बाधिता के फलस्वरूप उस व्यक्ति में 20 प्रकार की क्षतियां या हानियां निरूपित की गई हैं, जिसे दूर करना या इन क्षतियों को कम करने की जिम्मेदारी एक विशेष शिक्षक या पेशेवर व्यक्ति की होती है, जो विकलांगता को अच्छी तरह से समझा